Hello everyone, welcome to Education Point Chemistry Classes. I am Sumit Luthra, your chemistry mentor. और बेटा आज हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं आपके लिए 10th क्लास NCERT। इस सीरीज के अंदर हम NCERT का जो पोर्शन है उसको हम पूरा का पूरा निचोड़ लेंगे, उसको हम पूरा का पूरा एक्सट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज NCERT इज़ द फाइनल टूल फॉर द एग्ज़ाम्स। आपको पता है कि जो एग्ज़ाम्स आते हैं वो NCERT से ही आते हैं और हर एग्जामिनर की जो फर्स्ट चॉइस है दैट इज़ NCERT। तो चलिए इन बुक्स को एक बार अपने हाथों से निकाल लेते हैं, उसके बाद एक्स्ट्रा नॉलेज तो हम आपको देंगे ही। तो चलिए बात करते हैं फर्स्ट चैप्टर की। तो इस बार हमारे पास जो बेटा फर्स्ट चैप्टर है दैट इज़ केमिस्ट्री का चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। बड़ा ज़बरदस्त चैप्टर है बेटा। इस चैप्टर के बारे में अगर मैं कहूँ कि बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, आप इसको कह सकते हैं बड़ा मज़ेदार चैप्टर है। सो व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ दिस चैप्टर? इस चैप्टर को पढ़ने का क्या फ़ायदा है, आइए आपको समझाते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? हमारे लिए सबसे पहली बात है कि व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस। तो इसके लिए इन्होंने बोला कि कंसिडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपन्स व्हेन। हम अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ चेंजेस हमारी लाइफ में आते रहते हैं, जैसे कि मिल्क इज़ लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स। गर्मियों के दिनों में दूध को रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए, फ्रिज में मत रखिए, क्या होगा? आप में से ज़्यादातर बोलेंगे सर दूध खराब हो जाएगा, दूध फट जाएगा। तो वो क्यों फटा? क्यों आया उसमें वो परिवर्तन? क्यों आया उसके अंदर कोई चेंज? दूसरा, एन आयरन तवा पैन नेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। जो लोहे का तवा होता है या कील होते हैं या पैन्स होते हैं, उसको आप खुले में छोड़ाइए, जहाँ पर नमी हो, उस ऐसे एटमॉस्फेयर में छोड़ाइए, छत पे रखाइए उसको। क्या देखेंगे कि उसको जंग लग जाएगा, जंगाल, वो रस्ट हो जाएगी बेटा उसके ऊपर। ओके, तो उसके ऊपर रस्टिंग हो जाएगी। इसके अलावा अंगूरों को रख दीजिए, अंगूर फर्मेंट हो जाते हैं, फर्मेंटेशन हो जाती है उनकी, मतलब वो सड़ जाते हैं, गल जाते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं वो। फूड इज कुक्ड। अगर आप खाना बनाते हैं, खाने को पकाने के बाद उसके अंदर जो चेंजेस आते हैं उसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो, वो टेस्टी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। इसके अलावा फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हम जब भोजन खाते हैं तो खाने के बाद वो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है, तो कैसे होता है, वो भी तो चेंज है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी चीज़ वी रिस्पायर। आप सभी को पता है कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। सो दिस इज़ द रेस्पिरेशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के अंदर हमने लिया कुछ और दिया कुछ और, मतलब कि ये भी एक केमिकल रिएक्शंस ही है। तो हमारी डेली लाइफ के अंदर इतने सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिनको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, और वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम अभी बात करने वाले हैं। इन ऑल द अबव सिचुएशंस, इन सभी सिचुएशंस को अगर आप ध्यान में रखें, द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवट चेंज्ड। जो चीज़ शुरुआती दौर में थी, इस रिएक्शन के बाद वो वैसी नहीं रहती है। जैसे कि हमारे पास पहली कंडीशन थी मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर। जैसा दूध छोड़ के गए थे क्या आपको वैसा मिला? नहीं, वो खराब हो गया। जो आयरन का पीस था जिसको आप एटमॉस्फेयर में छोड़कर आए थे, क्या आपको फिर से वैसा ही मिला? नो, उसके ऊपर रस्टिंग हो गई। जो ग्रेप्स थे फर्मेंटेशन होने के बाद भी क्या वो वैसे थे? तो जवाब है नहीं। फूड कच्चा और फूड पका हुआ, उसमें फर्क आता है कि नहीं आता? तो जो चीज़ हमारे पास, जो सब्सटेंसेस हमारे पास इनिशियल स्टेज में होते हैं, वो एकदम से आप कह सकते हो कि चेंज हो जाते हैं, एकदम से नहीं, रिएक्शन के प्रोसेस के दौरान वो चेंज हो जाते हैं। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज होते हैं और केमिकल चेंज होते हैं। जो फिजिकल चेंज होते हैं उनमें जो सब्सटेंस होता है उसकी आइडेंटिटी लूज नहीं होती, उसका केमिकल फॉर्मूला वैसा का वैसा ही रहता है। लेकिन इस बार हम क्या पढ़ेंगे? इस बार हम पढ़ेंगे केमिकल चेंजेस को, जिसमें सब्सटेंस की आइडेंटिटी लूज हो जाती है, उसका केमिकल फॉर्मूला चेंज हो जाता है। वेन एवर अ केमिकल चेंज अकर्स, जब जब इस दुनिया में केमिकल चेंज हुआ है, वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। तो उस केमिकल चेंज का
मेन रीजन क्या था? केमिकल रिएक्शन। केमिकल चेंज का मेन रीजन क्या था? केमिकल रिएक्शन। You may perhaps be wondering as to what is actually meant by a chemical reaction. आपको ये सुनने में हैरानी हो रही है, आप उत्सुकता पूर्वक सम सोच रहे हो कि ये केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है। हाउ डू वी कम टू नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस? हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दीज क्वेश्चन। आपको कुछ एक्टिविटीज करनी होंगी जिससे आपको केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा इसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो हमारी पहली एक्टिविटी है 10th क्लास एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्टिविटी। सबसे पहले एक्टिविटी से पहले एक वार्निंग दी गई है कि दिस एक्टिविटी नीड्स अ टीचर्स असिस्टेंस। अगर आपके टीचर आपके बिल्कुल करीब हैं, उनकी देखरेख में ही ये वाली एक्टिविटी करिएगा। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुटेबल आई ग्लासेस, और ये बेटर होगा अगर आप आई ग्लासेस पहन लेते हैं तो, ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आपकी आंख में इससे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, वैसे तो अभी भैया सीधी सी बात है कि स्कूल्स आर नॉट ओपन एंड वी आर वर्किंग एट होम, तो टीचर्स बच्चे के साथ कैसे रहेंगे, ये एक प्रॉब्लम है। चलिए, है क्या? सबसे पहले क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन अबाउट 3 to 4 सेंटीमीटर लॉन्ग बाय रबिंग इट विद सैंड पेपर। रेगमार लेकर, रेगमार मतलब सैंड पेपर, सैंड पेपर लेकर आप 3 to 4 सेंटीमीटर लंबा रिबन पेपर लीजिए, उसको साफ कर लीजिए। उसके बाद होल्ड इट विद ए पेयर ऑफ टोंग, उसके बाद उसको पकड़ लीजिए इस टोंग के साथ। ठीक है, ये एक औजार होता है जिसके द्वारा आप उसको पकड़ सकते हो रिबन को। ओके, बर्न इट यूजिंग ए स्पिरिट लैम्प, उसको जला दीजिए और बर्नर एंड कलेक्ट द ऐश, और उसकी जो ऐश गिरेगी, उसकी जो राख गिरेगी, उसको एक वॉच ग्लास के ऊपर इकट्ठा कर लीजिए। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा? अवे एज पॉसिबल फ्रॉम योर आईज, उसको अपनी आंखों से जितना हो सके उतना दूर रखिए। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे कि उसके ऊपर जो राख इकट्ठा हुआ है, जो ऐश इकट्ठा हुआ है, उसका कलर सिल्वरी ग्रे है। ओके, so you must have observed that the magnesium ribbon burns with a dazzling white flame। जो मैग्नीशियम रिबन जला, उसकी जो फ्लेम थी वो काफ़ी डेजलिंग वाइट थी एंड चेंजेस इनटू ए वाइट पाउडर, और वो ग्रेश सिल्वरी वाइट पाउडर के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है। उसकी जो ऐश होती है वो वाइट पाउडर की फॉर्म में होती है। जो ये पाउडर है, दिस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने लिया तो था सिर्फ मैग्नीशियम, और बन गया क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in air। मतलब कि जो ऑक्सीजन प्रेजेंट था हवा के अंदर, ठीक है, उसके साथ रिएक्शन करा मैग्नीशियम ने, और वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। तो हमारे पास था मैग्नीशियम, ये था हमारे पास मैग्नीशियम, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा, इसने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा और बना दिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ये इसके फॉर्मूले में चेंज आ गया। पहले ये सिर्फ Mg था, अब ये MgO हो गया है। मतलब कि दिस इज द केमिकल रिएक्शन, हाउ अ केमिकल रिएक्शन अकर्स, ये अब आपको पता चल गया है। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और एक्टिविटी है, एक्टिविटी 1.2। इसमें भी हमें ये बताया गया होगा कि किस तरह से केमिकल रिएक्शंस जो है वो होते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला है, कहते हैं कि टेक लेड नाइट्रेट सोल्यूशन इन टेस्ट ट्यूब। लेड नाइट्रेट का सोल्यूशन ले लीजिए टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर पोटेशियम आयोडाइड आपको ऐड करना है, और देखिए कि क्या होता है। होना क्या है भाई, इससे प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। ओके, और तीसरी एक और एक्टिविटी दे रखी है उन्होंने, टेक फ्यू जिंक ग्रैनुअल्स। जिंक के दाने ले लीजिए एक फ्लास्क के अंदर ऑफ या टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसके अंदर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl आपको डालना है, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, कोई भी एसिड डाल दीजिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने बोला कि हैंडल द एसिड विद केयर। भाई एसिड को आराम से पकड़ना है, हड़बड़ाहट नहीं करनी है, वरना आपके ऊपर गिर गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। हाउ डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? आपको कैसे ये मालूम पड़ेगा कि जिंक ग्रैन्यूल्स, जो जिंक के दाने हमने लिए थे, उसमें कुछ ना कुछ हो रहा है। ठीक है, टच द कॉनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब, इज देयर एनी चेंज इन द टेम्परेचर? क्या उसमें कोई टेम्परेचर हुआ? ओके, तो आप देखें कि ये जल गया,
जल गया मतलब ये गर्म हो गया, ठीक है। आपको ये फ्लास्क अब गर्म गर्म महसूस होगा, वो क्यों हो रहा है? हमने इन 3 एक्टिविटीज से ये समझा है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस टू डिटरमाइन वेदर ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस और नॉट। तो हमें क्या पता चलता है कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होगा, हमें कैसे पता चलेगा कि रिएक्शन हो रहा है? उसके लिए हम देख सकते हैं कि अगर उसकी स्टेट चेंज हो रही है, जैसे कि मैग्नीशियम ऐश में कन्वर्ट हो गया था, उसका कलर चेंज हो गया था, वाइट कलर का हो गया था, एवोल्यूशन ऑफ गैस, या फिर चेंज इन टेम्परेचर, तो इन सब चीज़ों से हम इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है। एज वी ऑब्जर्व द चेंजेस अराउंड अस, अगर हम अपने नज़दीक में जो चेंजेस हो रहे हैं अगर हम उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, then we can see that there is a large variety of chemical reactions taking place around us। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे नज़दीक कितने सारे केमिकल रिएक्शंस जो हैं वो होते हैं। We will study about these various type of chemical reactions and their symbolic representation in this chapter। तो हम इस चैप्टर के अंदर उन्हीं केमिकल रिएक्शंस को समझेंगे, उनकी इक्वेशंस को समझेंगे, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज द केमिकल इक्वेशन। तो चलिए अब करते हैं बात केमिकल इक्वेशन की। ये केमिकल इक्वेशन क्या होता है? तो अगर हमने एक्टिविटी 1.1 को देखा होगा तो उसमें हमने क्या देखा था कि व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन ऑक्सीजन इट गेट्स कन्वर्टेड टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। हमने यही पढ़ा। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इन ए सेंटेंस फॉर्म इज क्वाइट लॉन्ग। जब हम किसी को सेंटेंस में बोलेंगे कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया ऑक्सीजन के अंदर, उसके बाद उसका पाउडर बन गया, फिर हमने उसको चेक करा वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, तो इस तरह की चीज़ों को बोलने के लिए बड़े सारे वर्ड्स चाहिए। इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। ओके, तो इट कैन बी रिटर्न इन ए शॉर्टर फॉर्म। हम इसको एक शॉर्टी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस इज टू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ ए वर्ड इक्वेशन। हम इसको वर्ड इक्वेशन में लिख सकते हैं। हमने किया क्या? हमने मैग्नीशियम लिया था। ओके, मैग्नीशियम लेने के बाद हमने उसके अंदर क्या डाल दिया? ऑक्सीजन डाल दिया, मतलब उसको हवा में जलाया, उसको ऑक्सीजन मिला वहां से, और हमें क्या मिला? मैग्नीशियम ऑक्साइड। जो चीज़ रिएक्शन होने से पहले हम देते हैं, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है, उन्हें रिएक्टेंट्स कहा जाता है। और जो चीज़ बन जाती है लास्ट में, फाइनल एंड प्रोडक्ट, उसे प्रोडक्ट कहा जाता है। द सब्सटेंसेस दैट अंडरगो अ केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन थे, उन्हें हमने रिएक्टेंट बोल दिया क्योंकि वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन द रिएक्शन। एंड द न्यू सब्सटेंस इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, और जो नया सब्सटेंस बना वो था मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्म्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन एज अ प्रोडक्ट, उसको हम प्रोडक्ट बोलेंगे। ए वर्ड इक्वेशन शोज द चेंज ऑफ रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो प्लेस्ड बिटवीन देम। जब कोई हम इक्वेशन लिखते हैं, वर्ड इक्वेशन खास करके, उसमें एक एरो लिखा जाता है, और ये एरो इस बात की निशानी है कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन लेफ्ट हैंड साइड विथ प्लस साइन बिटवीन देम। जो रिएक्टेंट्स होते हैं उन्हें हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और उनके बीच में प्लस का साइन होता है। ओके, और सिमिलरली द प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन राइट हैंड साइड विद ए प्लस साइन। अगर दो चीज़ें बनेगी तो भैया बीच में प्लस डाल देना, और क्या है इसमें। द एरो हेड पॉइंट्स टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। जो एरो का हेड होता है ना, ये इसे हेड बोलते हैं, ठीक है, ये वाली चीज़ हेड होती है। तो हेड हमेशा प्रोडक्ट की तरफ रहेगा और टेल हमेशा रिएक्टेंट की तरफ रहेगा। ये भी हमें बताया गया है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका क्या है, ढंग क्या है। ओके, सो दिस वाज द केमिकल इक्वेशन। अगली चीज है कि केमिकल इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका क्या है। इज देयर एनी अदर शॉर्टर वे टू रिप्रेजेंट द केमिकल इक्वेशन? क्या हमारे पास कोई और तरीका है केमिकल इक्वेशन को लिखने का? केमिकल इक्वेशन कैन बी मेड more concise and useful if we use chemical formulae instead of words। अगर हम फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लें, हमारे और अक्षर लिखने की जो है वो टाइम बच जाएगा। यानी कि हम वर्ड्स लिखने की जगह सिर्फ उसका सिंबल लिख दें तो समझ जाएंगे कि हाँ यही केमिकल इक्वेशन है। अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ केमिकल रिएक्शन। इफ यू रिकॉल फॉर्मूले ऑफ मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने मैग्नीशियम लिया था, मैग्नीशियम को क्या मिला? ऑक्सीजन मिला, और हमें क्या मिल गया? MgO। ओके, लेकिन क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? क्या यहाँ पर दो ऑक्सीजन नहीं थे?
यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम अगर यहाँ पर 2 लगा दें और यहाँ पर 2 लगा दें, अब लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 मैग्नीशियम और राइट हैंड साइड पे भी 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन भी लेफ्ट में 2 और राइट में भी ये 2, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ। तो इसे हम बोलते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द एरो। क्या आप देख रहे हैं कि क्या इसका नंबर ऑफ एटम्स सेम था? नहीं था सेम बेटा। अगर यस, देन द इक्वेशन इज बैलेंस्ड, इफ नॉट देन यू हैव टू बैलेंस द इक्वेशन। तब आपको उस इक्वेशन को बैलेंस करना होगा, और कैसे बैलेंस करेंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा। सच ए केमिकल इक्वेशन इज स्केलेटल इक्वेशन। जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है उसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। ओके, तो ये जो इक्वेशन लिखी हुई थी ना यहाँ पर, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन MgO, दिस इज स्केलेटल इक्वेशन। इसको बैलेंस अभी करना है, जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको करके दिखाया कि आपको किस तरह से बैलेंस करना होता है। बैलेंस करने के लिए एक बात का ध्यान रखना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द ईच एलिमेंट शुड बी सेम। ओके, शुड बी सेम। तो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th क्लास में हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ा था। उसमें ये बोला गया था कि जो मैटर है इस दुनिया में वो ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, यानी कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। दैट इज द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन हैज टू बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द एलिमेंट्स प्रेजेंट एट द रिएक्टेंट। मतलब कि जितना मास प्रोडक्ट के एलिमेंट्स का है उतना ही मास रिएक्टेंट के एलिमेंट्स का भी होना चाहिए, ना वो ज़्यादा होना चाहिए ना वो कम होना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर केमिकल रिएक्शन। मतलब कि एटम्स की जो संख्या है वो उतनी ही रहनी चाहिए जितनी पहले थी, रिएक्शन के बाद वो ज़्यादा कम नहीं होनी चाहिए। Hence we need to balance the skeletal chemical equation। तो हमें क्या करना होता है कि हमें किसी भी skeletal chemical equation को बैलेंस करना होता है। Is the chemical equation balanced? Let us learn about balancing a chemical equation step by step। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन को बैलेंस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास एक वर्ड इक्वेशन है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसको अगर मैं देखूँ तो जिंक का फॉर्मूला होता है Zn, सल्फ्यूरिक एसिड इज H2SO4, जिंक सल्फेट इज ZnSO4 एंड हाइड्रोजन इज H2। तो अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये बैलेंस है कि नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पर 4 तरह के एटम्स थे, जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर और ऑक्सीजन। यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जिंक है 1, राइट हैंड साइड में भी जिंक है 1, हाइड्रोजन है 2, हाइड्रोजन यहाँ पर भी 2, सल्फर 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4। तो इसका मतलब है कि दिस इक्वेशन इज बैलेंस्ड। ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये स्केलेटल है लेकिन ये बैलेंस्ड है, तो हम इसको बैलेंस्ड इक्वेशन बोलेंगे। जो इक्वेशन अनबैलेंस्ड होती है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है? फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इक्वेशन है, इसमें लिखा हुआ है Fe, H2O, Fe3O4 एंड H2। अब हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने देख लिया कि यहाँ पर Fe है, H2O है, Fe3O4 है एंड H2 है। तो हमारे पास इस पूरी इक्वेशन में सिर्फ 3 तरह के एटम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 1 है। राइट हैंड साइड में आयरन कितने हैं? 3 हैं, तो ये बैलेंस नहीं है बच्चे। हाइड्रोजन दोनों तरफ 2-2 हैं, हाइड्रोजन तो बैलेंस है। ऑक्सीजन लेफ्ट में 1 है और राइट में 4 है, तो ये बैलेंस नहीं है। So it is often convenient to start balancing with a compound that contains the maximum number of atoms। तो सबसे आसान तरीका क्या होता है कि जिस कंपाउंड के अंदर सबसे ज़्यादा आइटम है, हम सबसे पहले हम उसको बैलेंस करते हैं। सो इट मे बी अ रिएक्टेंट फॉर और ए प्रोडक्ट, वो चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, आपको बैलेंस उसी को करना है। इन दैट कंपाउंड, जो ऊपर कंपाउंड है, हमने क्या देखा कि जो Fe3O4 है, हम पहले उसको बैलेंस कर लेते हैं बाकियों के साथ। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि यहाँ पर टू बैलेंस द ऑक्सीजन एटम, सबसे पहले हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करेंगे। उसके लिए हमारे पास प्रोडक्ट में तो 4 ऑक्सीजन थे, लेकिन रिएक्टेंट में मेरे पास एक ही ऑक्सीजन था, तो हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ। लेकिन हम ये भूल गए कि यहाँ पर हमें ऑक्सीजन के साथ
हाइड्रोजन को भी हमने खराब कर दिया। अब मेरे पास जो हाइड्रोजन है वो 8 हो गए हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास ये कुछ चीज़ इस तरह की बन रही थी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करना है। तो हाइड्रोजन एटम्स यहाँ पर कितने हैं बेटा, 4 2 ज़ा 8 हैं। तो मेरे को यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएं। तो हमने बिल्कुल वैसे ही करा कि हमने हाइड्रोजन को 8 से 4 से मल्टीप्लाई करके 8 में कन्वर्ट कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जो आयरन है वो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 3 है, तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देन माय इक्वेशन इज टोटली बैलेंस्ड। अब की बार आयरन भी बैलेंस हैं, हाइड्रोजन भी बैलेंस हैं और ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो इस तरह से हम इसको बैलेंस कर सकते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन बन कर आके आएगी दैट विल बी द इक्वेशन लाइक दिस। ये हमारी बेटा बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है। इसके अलावा हम कई बार क्या करते हैं कि जो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी स्टेट भी लिखते हैं कि कौन सी चीज़ सॉलिड है। अगर कोई चीज़ सॉलिड फॉर्म में होगी तो उसको ब्रैकेट में S लिखा जाता है, अगर कोई चीज़ लिक्विड फॉर्म में होगी तो उसको L लिखा जाता है, और अगर कोई चीज़ गैस में फॉर्म में होगी तो उसको गैस लिखा जाता है। अगर कोई चीज़ पानी में होती है वाटर के साथ तो उसको हम एक्वस लिखते हैं। तो इस तरह से हम चीज़ें लिख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि इसमें हमें क्या बताया गया है, कहता है कि स्टेप 6 था कि राइटिंग द सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट, केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस्ड इक्वेशन, डज द इक्वेशन टेल्स एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट। क्या हमें ये इक्वेशन उसकी फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ बताती है? तो आंसर है नो इंफॉर्मेशन हैज़ बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। मतलब कि फिजिकल स्टेट के बारे में तो ये हमें कुछ भी नहीं बता रही। तो इस केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम उसकी फिजिकल स्टेट को भी लिखेंगे, ठीक है। तो वो लिखने के लिए द गैसियस स्टेट, एक्वस, solid state of reactants and products are represented by the notations G, L, AQ and S. Okay, the word equation, the word aqueous is written in the if the reactant or product is present in water. अगर वो चीज़ वाटर के अंदर होगी तब आप एक्वस लिखेंगे, अदरवाइज आप लिक्विड लिखेंगे। सो ये इक्वेशन के अंदर जो आयरन था वो सॉलिड फॉर्म में लिया गया था, वाटर इज गैस क्योंकि वो स्टीम की फॉर्म में ली गई थी, और ये जो Fe3O4 है ये सॉलिड होता है और हाइड्रोजन गैस होती है। तो हमने यहाँ पर उनकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिख देनी है कि उसकी स्टेट कौन सी होगी। नोट दैट द सिंबल G इज यूज्ड विद वाटर टू इंडिकेट दैट द रिएक्शन वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम। अगर वाटर के साथ G लिखा हुआ है तो वाटर हमेशा लिक्विड में तो होता नहीं है, वाटर तो भैया तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो अगर जहाँ पर G लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाटर जो है वो स्टीम की फॉर्म में है। यूजुअली द फिजिकल स्टेट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन ए केमिकल इक्वेशन अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। ओके, आपको फिजिकल स्टेट तब तक नहीं बतानी है जब तक आपको वो स्पेसिफाई नहीं दी गई हैं। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशंस, कई बार हम क्या करते हैं कि रिएक्शन की कंडीशन भी लिखते हैं कि हमने उसको कितने टेम्परेचर पर किया, कितने प्रेशर पर किया, उसमें कौन कौन सा कैटलिस्ट डाला, किस किस चीज़ की प्रेजेंस थी, ठीक है। द रिएक्शंस कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा फॉर द रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन। उसको हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और हाइड्रोजन गैस ने मिलकर इसको 340 एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पर रखा तो हमें क्या मिल गया, मिथाइल अल्कोहल, जो कि लिक्विड स्टेट में है। सो ऐसे देखो कितनी कन्वीनियंट हो गया, ये कितना इंफॉर्मेटिव बन चुकी है इक्वेशन। जैसे कि हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस की, तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्वस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प के साथ ये ग्लूकोज बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है और वाटर लिक्विड बनाता है वाटर, ठीक है। तो इस तरह से हमें इक्वेशंस जो हैं वो काफ़ी इंफॉर्मेटिव तरीके से मिल जाती हैं, ठीक है। तो अब हमें कुछ सवाल के जवाब देने हैं। ये क्वेश्चंस बेटा आपके लिए हैं, आपको इन क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के देने हैं कि व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग ऑफ एयर। उसको पहले साफ क्यों किया गया था, मैग्नीशियम के रिबन को साफ क्यों किया गया था जलाने से पहले? वो इसलिए ताकि उसके ऊपर कोई और ऑक्साइड या डस्ट की लेयर ना रहे, सिर्फ मैग्नीशियम और एयर का डायरेक्ट कांटेक्ट हो जाए, इसलिए उसको हमने साफ करा था। राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। आपको बैलेंस्ड इक्वेशन बतानी है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड
ये जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस आपको इनके फॉर्मूलेस पता होने चाहिए और उन फॉर्मूलाज की हेल्प से आप इसको बैलेंस्ड इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। इक्वेशन स्केलेटल नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड होनी चाहिए बेटा, उसने स्पेशल बोला कि इसको बैलेंस करके ही लिखना। उसके बाद राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स। अब आपको स्टेट सिंबल भी बताने हैं, मतलब कि उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है। ओके, सो सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर। अब देखो उसने इन वाटर बोल दिया तो मतलब कि आपको एक्वा लगाना है, तो आपको मैं हिंट दे रहा हूं, आपने इन सब के आंसर्स जो है मेरे को बताने हैं कमेंट सेक्शन में इन सभी सवालों के। तो हमारी आज की जो वीडियो थे उसका हमने फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट कर लिया है।